अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है और आज हम मिड टर्म का पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे कि मिड टर्म के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस थे और उनके कौन कौन से जो है वो आंसर्स थे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला एमसीक्यू जो है वो ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा एंड प्रोग्राम कंपोनेंट इज़ कॉल्ड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। तो ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो था वो करेक्ट आंसर था। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये जो है ये आंसर करेक्ट था। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था विच डायग्राम शुड बी ड्रॉन फर्स्ट इन यूएमएल। तो यूज़ केस डायग्राम सबसे पहले हम जो है वो ड्रॉ करते हैं, क्योंकि सबसे पहले यूज़ केसेस लिखे जाते हैं, फिर यूज़ केसेस की डायग्राम बनती है। यूज़ केस की डायग्राम के बाद फिर हम जो है वो डोमेन मॉडल बनाते हैं। डोमेन मॉडल के बाद फिर हम सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम बनाते हैं, फिर सीक्वेंस डायग्राम बनाते हैं, फिर हम कोलैबोरेटिव डायग्राम बनाते हैं। इसके बाद फिर हम जो है वो डिज़ाइन क्लास डायग्राम जो है वो बनाते हैं। कमर्शियल ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स आर रेडी टू यूज़। तो कमर्शियल ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? जैसे हमारे पास एमएस वर्ड का एक पैकेज है जिसमें एमएस वर्ड है, इसके अलावा हमारे पास एक्सेल है, इसके अलावा हमारे पास पावर पॉइंट है। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं दीज आर द रेडी टू यूज़। फोर्थ एमसीक्यूज़ है यूएमएल स्टैंड फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो ऑप्शन सी जो थी वो करेक्ट थी। यूज़ केस हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। यूज़ केसेस में एंटिटीज़ भी होती हैं, इसमें एक्टर्स नहीं होते, ऑब्जेक्ट्स भी नहीं होते, तो डाटा भी नहीं होता, ये सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। यूज़ केस जो है वो कितने टाइप्स के जो है वो लिखे जाते हैं। तो यूज़ केस जो है हमारे पास फुल ड्रेस भी होते हैं, कैजुअल भी होते हैं और ब्रीफ भी होते हैं। तो ये तीनों टाइप के जो है वो यूज़ केसेस जो है वो लिखे जाते हैं। स्क्रम जो है थी वो हमने एजाइल मॉडल में डिटेल से डिस्कस किया था। तो एजाइल मॉडल में जो स्क्रम है वो बेस्ट एग्जांपल है एजाइल मॉडल की। एजाइल मॉडल जो है अडेप्टिव अप्रोच है, मतलब अडॉप्ट कर लेता है नई जो भी नया इन्वायरमेंट होता है, जो भी नई रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके मुताबिक ये जो प्रोसेस मॉडल है वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, उसके मुताबिक जो है वो इस चीज़ों को जो है वो फिर बिल्ड करता है। जितने भी ट्रेडिशनल मॉडल्स होती हैं वो प्रेडिक्टिव अप्रोच के होते हैं। प्रेडिक्टिव अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि हमें टोटल जो है हमारी क्या प्लानिंग होगी, हमारे प्रोसेसेस क्या होंगे। अर्ली स्टेज में ही हम उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ये कस्टमर्स को ये फंक्शनैलिटीज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रेडिक्टिव मॉडल इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं हुए एज़ कम्पेयर टू एडेप्टिव मॉडल, क्योंकि आपका जो एंड यूज़र होते हैं वो उनको ख़ुद भी नहीं पता होता कि उनको एग्जैक्ट कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके सॉफ्टवेयर की। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उनको साथ साथ उनकी रिक्वायरमेंट्स आती जाती हैं और वो रिफ़ाइन होती जाती हैं। तो अडेप्टिव अप्रोच जो है उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेती है। लेकिन ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल्स में चूँकि हम प्रिडिक्ट किया होता है तो प्रिडिक्शन जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती। इसके अलावा हमने इसमें था ए डोमेन मॉडल डज नॉट शो वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो कौन सी चीज़ें जो है वो डोमेन मॉडल में शो नहीं होती? तो डोमेन मॉडल में फंक्शंस जो होते हैं वो शो नहीं होते, क्योंकि जो फंक्शंस होते हैं या जिनको हम मेथड्स कहते हैं वो इन फैक्ट हमारी डिज़ाइन क्लास डायग्राम में जो है वो शो होते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट था। सब्जेक्टिव पार्ट नहायत ही आसान पार्ट था। जिन स्टूडेंट्स ने एक दफ़ा इसको रिव्यू किया है, इसको एक दफ़ा पढ़ा है, तो उन्होंने अच्छे तरीके से कर लिया है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर्स को जो है नहीं सुना या उन्होंने स्लाइड्स को नहीं देखा, ऑब्वियसली उनके लिए ये अटैम्प्ट करना, ये आसान क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करना उनके लिए मुश्किल था।
अब क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द DFD डाटा फ्लो डायग्राम कंपोनेंट्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो अब ये जो क्वेश्चन था ये 6 मार्क्स का था। इस क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है कि आपने DFD के कंपोनेंट्स को डिफ़ाइन करना है डायग्राम की हेल्प से। तो इस क्वेश्चन में जो है 2 क्वेश्चंस हैं, एक तो आपने इनकी एक्सप्लेनेशन देनी थी और दूसरी डायग्राम बनानी थी। अगर जिस स्टूडेंट ने सिर्फ डायग्राम बनाई है, एक्सप्लेनेशन नहीं की, तो उन स्टूडेंट्स को के लिए यानी कि उन स्टूडेंट्स को 3 मार्क्स मिले हैं। अमूमन होता ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो पेपर में जब करके आते हैं तो घर में बैठ के सारे मार्क्स लगा लेते हैं, लेकिन जब उनका रिज़ल्ट आता है तो जब उनके एक्सपेक्टेशन से मार्क्स कम आते हैं तो उनके ज़हन में यही आता है कि जी टीचर ने अच्छे तरीके से चेक नहीं किया, या मेरी जो आंसर्स थे वो करेक्ट थे तो टीचर ने जो है वो उसको गलत कर दिया है और मेरे साथ ज़्यादती हो गई है। तो होता ये है कि जो क्वेश्चन होता है तो उस क्वेश्चन के मुताबिक अगर आपने आंसर दिया है तो आपके फुल मार्क्स होते हैं। तो अब जिन स्टूडेंट्स ने ये सिर्फ डायग्राम बनाई है तो उन्होंने तो घर आके 6 मार्क्स लगा लिए हैं, तो इस तरह 6 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। अगर सिर्फ डायग्राम बनाई है तो 3 मार्क्स उन स्टूडेंट्स को, और हर डायग्राम को जिन जिन स्टूडेंट्स ने जो है वो एक्सप्लेन किया है उन तमाम स्टूडेंट्स को फुल्ली 6 मार्क्स मिले हैं। एंटिटीज़ जो होती हैं, अब आपने इसको एक्सप्लेन करना था अपने वर्ड्स में। ज़रूरी नहीं कि आपने इन्हीं वर्ड्स को इस्तेमाल करना है, आप अपने वर्ड्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने उन वर्ड्स का इस्तेमाल करना था जिससे मुझे समझ आ जाए। एंटिटीज़ आर रिसोर्स एंड एंटिटीज़ आर सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो एंटिटी या तो सोर्स हो सकती है या ये डेस्टिनेशन हो सकती है ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा। तो इंफॉर्मेशन डाटा की ये सोर्स या डेस्टिनेशन हो सकती है। एंटिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल्स विद देयर रिस्पेक्टिव नेम्स। तो एंटिटीज़ जो हैं वो रेक्टेंगल के तौर पे हमें जो है वो शो होती हैं, और इनके नेम्स जो है आप नाउन्स में रखते हैं। अमूमन डोमेन मॉडल में भी हमने कॉन्सेप्चुअल क्लासेस के जो नेम्स हैं वो नाउन्स में ही रखे थे। प्रोसेस इज़ एन एक्टिविटी एंड एक्शन टेकन ऑन द डाटा आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल आर राउंड एज्ड रेक्टेंगल्स। तो हमारे पास जो प्रोसेसेस होते हैं ज़्यादातर तो ये हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में ही होते हैं। इसमें आप जो है प्रोसेस का नाम आप इसमें सजेस्ट कर सकते हैं। प्रोसेस जैसे सेल एक प्रोसेस है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम कोई इन्वेंट्री अपडेट करते हैं तो वो भी एक प्रोसेस है। तो ये जो नेमिंग कन्वेंशन होती है वो इसके अंदर आती है। डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज, there are 2 variants of the data storage. It can either be represented as a rectangle with absence of both smaller sides or as an open sided rectangle with only one side missing. तो जब हम डाटा स्टोरेज की बात करते हैं DFD में, तो हम इसमें एक लाइन जो है वो उसकी एब्सेंस कर देते हैं, मिसिंग कर देते हैं। उससे क्या होता है, तो इसके दरमियान में और एंटिटी के दरमियान में डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने जो है वो इस तरह की नोटेशन इस्तेमाल की है। इसको डाटा स्टोरेज बोलते हैं। इसके अलावा आपने डाटा फ्लो जो है वो इन फैक्ट हमारे पास डाटे की डायरेक्शन होती है, वो किस तरीके से फ़्लो कर रहा है। जैसे ये हमारी सोर्स है और ये हमारी डेस्टिनेशन है, लेकिन इन सम केसेस यहाँ पर सोर्स हो सकती है, यहाँ पर डेस्टिनेशन हो सकती है। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन हम एरो की मदद से जो है वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डाटा फ्लो, मूवमेंट ऑफ द डाटा इज़ शोन बाय पॉइंटेड एरोस। डाटा मूवमेंट इज़ शोन फ्रॉम द बेस ऑफ द एरो एज इट्स सोर्स टूवर्ड्स हेड ऑफ द एरो एज डेस्टिनेशन। तो अभी वही वाली बात जो है वो यहाँ पर रिपीट की गई हुई है कि इसकी एक सोर्स होती है, फिर उसका एक डेस्टिनेशन होता है। तो इसको डाटा फ्लो जो है
इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तकरीबन 30 to 40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फुल मार्क्स लिए हैं। ऑब्वियसली जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो जब इसको लिखेंगे उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि 4 मार्क्स का था। राइट द 8 नेम्स ऑफ रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स। तो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स कौन सी होती हैं? इंटरव्यूज़ होते हैं, सर्वेज होते हैं, क्वेश्चनर्स होते हैं, टास्क एनालिसिस होता है, डोमेन एनालिसिस होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, प्रोटोटाइप एंड ऑब्जर्वेशन। तो अगर किसी स्टूडेंट ने ये जो 2 नेम्स लिखे हैं सिर्फ, तो उनका 1 नंबर है, यानी कि 8 अगर आपने कंप्लीट लिखे हैं तो 4 मार्क्स के हैं, और अगर आपने 6 लिखे हैं तो ऑब्वियसली उसके 3 मार्क्स हैं। यानी कि अगर आपने 2 नेम्स लिखे हैं तो 1 नंबर था उसका। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। तो वैसे तो उसको उन स्टूडेंट्स को 4 मार्क्स मिल गए हैं, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने रिक्वायर ही नहीं की थी। जैसे मैंने लिखा हुआ है राइट द 8 नेम्स, यहाँ पर मैंने नेम्स का वर्ड यूज़ किया हुआ है कि सिर्फ आपने नेम्स लिखने हैं, और इसके अलावा मार्क्स भी 4 है। तो अगर मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन आपसे रिक्वायर की होती तो मार्क्स भी ज़्यादा होते, तो ये तो मार्क्स थोड़े हैं। तो इसलिए जो जिन स्टूडेंट्स ने इनको मुकम्मल डिटेल से लिखा है, 2-2, 3-3 पेजेस पे लिखा है, तो उनके भी 4 मार्क्स हैं। लेकिन जिन्होंने सिर्फ नेम्स लिखे हैं तो उनके भी 4 मार्क्स हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही नहीं किया। उन्होंने लिखा है कम्युनिकेशन, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें डिटेल से लिखी हुई हैं। और ये सारी चीज़ें डिटेल से लिखने के बाद जो है उन्होंने घर आके जो है वो 4 मार्क्स जो है वो कंप्लीट अपने जहन में लगाए होंगे, तो वो तो इनकरेक्ट है। आल्दो के स्टूडेंट्स ने जो है कम्युनिकेशन, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, वो सारा कुछ सही लिखा हुआ है, लेकिन वो मैंने रिक्वायर नहीं किया हुआ। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो ये लिख के लेके आए हैं तो उनके तो 0 मार्क्स हैं। उसकी वजह ये है कि वो तो मैंने रिक्वायर ही नहीं किया हुआ था। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 में स्ट्रक्चर चार्ट है। तो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किसी और नोटेशन से जो है वो लूप को रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो मैंने तो जो रिक्वायर किया था वो स्ट्रक्चर चार्ट में किया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने किसी और नोटेशन में उसको जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है वो इनकरेक्ट है। उसकी वजह ये है कि स्ट्रक्चर चार्ट में इसी तरीके से ही प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इस तरीके से जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन की हुई है उनके फुल 2 मार्क्स हैं। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया, जबकि इसमें क्लियरली लिखा हुआ था हाउ डू वी ड्रॉ। ये देखें, हाउ डू वी ड्रॉ अ लूप इन स्ट्रक्चर चार्ट। दिस इज़ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके ये सही हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बेसिकली इस क्वेश्चन का थीम ये था कि आपने एक प्रोसेस मॉडल को जो है वो सजेस्ट करना था इस सिनेरियो के लिहाज से। तो सिनेरियो क्या था? सिनेरियो ये था कि एक बीकन हाउस हमारा स्कूल है और वो अपने लेगेसी सिस्टम को, यानी कि ओल्ड सिस्टम को नए सिस्टम में जो है वो अपडेट करने जा रहा है। तो उसको इन मॉड्यूल्स की या सेक्शंस की ज़रूरत है। जैसे स्टूडेंट इनरोलमेंट सेक्शन की उसको ज़रूरत है, एग्ज़ाम सेक्शन की ज़रूरत है, फ़ी सेक्शन की ज़रूरत है, और ऑनलाइन अटेंडेंस की उसको ज़रूरत है। तो ये हमारे पास इनिशियली तौर पे 4 मॉड्यूल्स वो रिक्वायर कर रहे हैं। और यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हुई हैं, जहाँ से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता लग जाना चाहिए था कि एक तो उनको सॉफ्टवेयर इमीडिएटली चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? इमीडिएटली उसको सॉफ्टवेयर चाहिए था। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि वो रेडी हैं
हाई कॉस्ट पे करने के लिए इमीडिएटली। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो किसकी तरफ इशारा कर रही हैं, हमारे रैड मॉडल की तरफ। तो रैड मॉडल क्या था, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, के फौरी तौर पे हमने जो है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के मुताबिक जो है उस प्रोसेस के मुताबिक हमने चलना है। उसमें मल्टीपल जो टीम्स होती हैं वो डिफरेंट मॉड्यूल्स पे काम करती हैं, और चूँकि ये मल्टीपल टीम्स होती हैं इसका मतलब ये हुआ कि हमने इमीडिएटली उसको करना है, और मल्टीपल टीम्स के ऊपर कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। तो बीकन हाउस स्कूल सिस्टम जो है वो इस सिनेरियो में एक तो उसको इमीडिएटली चाहिए, दूसरा ये है कि वो पे भी कर देगा। तो ये सारी इंडिकेशन बता रही है कि जी इसमें रैड मॉडल जो है वो सबसे ज़्यादा सूट करेगा। अब इस क्वेश्चन की तरफ देखें तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 8 मार्क्स का मतलब ये है कि अगर स्टूडेंटें जो है अगर सिर्फ रैड मॉडल लिखा है यानी कि आगे नहीं एक्सप्लेनेशन दी तो उसके 2 मार्क्स हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ रैड मॉडल लिखा है और उन्होंने अपने माइंड में 8 मार्क्स लिखे हुए हैं तो वो इनकरेक्ट हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने जस्टिफिकेशन दी है कि इसकी करेक्ट जस्टिफिकेशन दी है अपने वर्ड्स में ही दी है, यानी कि इमीडिएटली चाहिए और मल्टीपल टीम्स हमें रिक्वायर हैं, तो इस तरह की अगर किसी स्टूडेंट ने की है तो उनको 8 मार्क्स कंप्लीट मिले। जिन स्टूडेंट्स ने रेड मॉडल लिखा है यानी कि सजेस्ट किया है रेड मॉडल का और साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दी है जो कि करीब तरीन है, तो उन स्टूडेंट्स को हमने 6 मार्क्स दिए हैं। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सजेस्ट किया हुआ है स्पाइरल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल तो रिसर्च बेस प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, तो वो ये रिसर्च बेस तो प्रोजेक्ट है नहीं, तो वो इसलिए इनकरेक्ट है, लेकिन फिर भी मैंने उनको 2 मार्क्स दे दिए हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो है वो सजेस्ट किया हुआ है एजाइल मॉडल। तो एजाइल मॉडल तो अडॉप्ट करता है नई नई रिक्वायरमेंट्स जो भी आती रहती हैं, तो एडॉप्टिव नेचर के तहत अगर वो काम कर रहा है तो ये एजाइल मॉडल है। तो एजाइल मॉडल यहाँ पर सूट नहीं करता, लेकिन फिर भी जिन्होंने एजाइल मॉडल लिखा है तो उनको 8 मार्क्स में से 2 मार्क्स मिले हैं। चलें उन्होंने कुछ ना कुछ इसको कहा किया, लेकिन इंक्रीमेंटल मॉडल जो है इंक्रीमेंट्स में देना है, उनको मैंने 3 मार्क्स दिए हैं, लेकिन आल्दो कि वो कम्प्लीटली सूट नहीं करता इंक्रीमेंट वाला, क्योंकि एक इंक्रीमेंट देंगे फिर दूसरी इंक्रीमेंट देंगे, यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन उनको तो इमीडिएटली चाहिए। वो हाई कॉस्ट पे कर सकते हैं, हम मल्टीपल जो है वो पर्सन्स लगाएंगे तो वो तो रैड मॉडल में ही होता है। तो जिन्होंने इंक्रीमेंटल मॉडल लिखा है उनके 3 मार्क्स हैं 8 में से। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रोटोटाइप लिखा हुआ है, तो प्रोटोटाइप तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। तो प्रोटोटाइप तो सिर्फ़ और सिर्फ रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के लिए होता है, तो वो इनकरेक्ट है, उनको कोई मार्क्स नहीं है। शायद किसी को एक मैंने मार्क दे दिया हो, लेकिन ये इनकरेक्ट है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है कि जी वाटरफॉल मॉडल, तो वाटरफॉल मॉडल भी इनकरेक्ट है, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर अगली एक जो है उसके ऊपर चले जाते हैं, जो तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। तो उन स्टूडेंट्स के तो 0 मार्क्स हैं जिन्होंने वाटरफॉल मॉडल किया है। तो जिन्होंने मैक्सिमम इसमें चीज़ें की हुई हैं उनकी 8 मार्क्स हैं। तो होपफुली स्टूडेंट्स इसकी मदद से आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आपके मिड टर्म के मार्क्स जो हैं वो कितने हो सकते हैं। तो कुछ दिनों तक मैं जो है आपकी जो है लिस्ट जो है आपकी CR को फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप अपने मार्क्स जो है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन मार्क्स आपने इस सॉल्यूशन के मुताबिक जो मैंने अभी आपको कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया है उसके मुताबिक ही आपने अपने मार्क्स को जो है अपने जहन में लगाना है। टेक केयर, अल्लाह।